आपको बताएंगे, कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाले निशाने को समझाएंगे और साथ ही समझिए क्या हफीजुल को शरीयत पसंद है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए राजेश कुमार को सीएम फेस घोषित करने की मांग करने वाले कांग्रेस नेता पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। यशवंत कुमार गोपालगंज के पर्यवेक्षक पद से हटा दिए गए। पार्टी ने यशवंत को नोटिस भी जारी किया है। पार्टी की तरफ से यशवंत को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। पंद्रह अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की बैठक होगी। बैठक में बिहार चुनाव पर चर्चा होने वाली है, लेकिन बैठक के एक दिन पहले कांग्रेस नेता यशवंत कुमार ने तेजस्वी के चेहरे पर सवाल खड़ा कर दिया। यशवंत ने कहा कि तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाए। इसलिए हमारा माननीय तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह होगा कि अपने महागठबंधन के दलित साथी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को अर्जुन के रूप में सामने रखें। तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस नेता ने सवाल क्या उठाया, बिहार का सियासी माहौल जेठ की दोपहरी की तरह लहक गया। देखिए, ये महत्वाकांक्षी गठबंधन है, स्वार्थ में सना हुआ गठबंधन है। बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का ऐसा बयान बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी जी का राजनीतिक अस्तित्व अब इस महागठबंधन के अंदर कितना है। तो आरजेडी ने कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस पार्टी के जिस नेता ने इस तरह का बयान दिया है यह आपत्तिजनक है। इस पर कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस तरह का भाषा, इस तरह की बातें क्यों की है। बात ज्यादा बिगड़ती उसके पहले राजेश कुमार की सफाई सामने आ गई। राजेश ने कहा, मुझे सीएम बनाने की चाहत रखने वाले कांग्रेसियों की भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। इस तरह का यदि कोई बात आ रही है तो उस पर विराम लगना चाहिए। मेरे तरफ से ये कोशिश होगी। कमान से निकले तीर और मुंह से निकली बात को वापस नहीं लिया जा सकता। सवाल है कि तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस नेता क्यों बार बार सवाल उठा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, बिहार कांग्रेस के कई नेताओं ने चेहरे पर बयान दिया और ये खुलकर कहा कि अभी तय नहीं हुआ है कि महागठबंधन से कौन सीएम फेस होगा। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सबसे पहला बयान दिया था और उसके बाद कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा बोले। फिर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी बोला और इसके बाद कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट जब बिहार आए थे तो उन्होंने भी खुलकर बोल दिया कि चुनाव जीतने के बाद ही तय होगा कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। और अब कांग्रेस नेता यशवंत कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि तेजस्वी की जगह राजेश कुमार को सीएम फेस बना दिया जाए। देखिए, कृष्णा अल्लावरू जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने तीन बार बयान दिया है। सबसे पहले 25 मार्च को उनकी तरफ से कहा गया था कि चेहरा कौन होगा अभी ये तय नहीं हुआ है। फिर 3 अप्रैल को उन्होंने कहा कि अभी सीएम फेस पर बात हुई ही नहीं है, जबकि 5 अप्रैल को कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि सीएम कौन होगा। हालांकि यशवंत कुमार पर कार्रवाई कर दी गई और फिर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। सवाल नंबर 1, तेजस्वी की अगुवाई पर कांग्रेस बार बार क्यों सवाल उठा रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस को तेजस्वी यादव पसंद नहीं है? सवाल नंबर 3, तेजस्वी नहीं तो कौन होगा महागठबंधन का चेहरा? सवाल नंबर 4, तेजस्वी का अपमान आरजेडी कब तक करेगी बर्दाश्त? सवाल नंबर 5, यशवंत कुमार पर कार्रवाई बड़े नेताओं पर क्यों नहीं? सवाल नंबर 6, कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी के मायने आखिर क्या है? अब सवाल है कि तेजस्वी को चेहरा मानने से कांग्रेस को परेशानी क्या है? आप भी ये सोच रहे होंगे, तो आइए अब इसे समझ लेते हैं। देखिए, कांग्रेस अपने दम पर, अपने पैरों पर बिहार में खड़ा होना चाहती है।
बिहार में अपनी खो चुकी जमीन को वापस पाने की ललक है कांग्रेस के अंदर, और यही वजह है कि बिहार कांग्रेस में कई बदलाव भी किए गए। जमीन वापस पाने की ललक में कांग्रेस ने सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष अपने बदले, और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए, और यही नहीं, जिलों में भी नए नए जिला अध्यक्ष बना दिए गए। तेजस्वी यादव की अगुवाई पर कांग्रेस बार बार सवाल क्यों उठा रही है, अब आप इससे भी समझिए। देखिए, कांग्रेस जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। राहुल गांधी का 4 महीने में 3 बार बिहार दौरा भी हो चुका है। 18 जनवरी, 5 फरवरी और 7 अप्रैल को राहुल गांधी जो है वो बिहार आ चुके हैं। सचिन पायलट भी बिहार आ चुके हैं। सचिन पायलट भी 11 अप्रैल को बिहार आए थे और उन्होंने बाकायदा उस यात्रा में शामिल होकर प्रदर्शन भी किया। दरअसल 2 दशक से कांग्रेस आरजेडी के बैसाखी के सहारे बिहार में चल रही है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। 70 सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 19 सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिल पाई थी और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 27% रहा था। देखिए, कांग्रेस 2020 में 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी और इस बार कांग्रेस को 70 सीट देने के मूड में आरजेडी नहीं है। यही वजह है कि दबाव की राजनीति कर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट पाने की कोशिश कर रही है। यानी दबाव की राजनीति के जरिए कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट चाहती है, क्योंकि आरजेडी को भी कांग्रेस की जरूरत बिहार में है। दबाव बढ़ेगा तो ज्यादा सीट मिलेगा, और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस के जो नेता हैं वो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी दलों ने उन्हें याद किया। संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया और खुद को दलितों का हमदर्द साबित करने की कोशिश की गई। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। दलितों के सबसे बड़े नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। अंबेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनकी विरासत पर दावेदारी की सियासत भी जारी है। अंबेडकर साहब का जो सपना है उसको पूरा करने का काम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंबेडकर जयंती पर दलितों और पिछड़ों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की। बीजेपी और जेडीयू ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने में लगे। लेकिन उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके सपनों को सजाने वाले एकमात्र नेता नीतीश जी। जेडीयू ने एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को ही भीम संसद का आयोजन किया, तो बाबा साहेब की जयंती के मौके पर बीजेपी ने देश भर में पदयात्रा का आयोजन किया है। तो आरजेडी ऑफिस में भी अंबेडकर जयंती मनाई गई। तेजस्वी इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधने में नहीं चूके। बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ना चाहते हुए भी जो है आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। जिस देश में राजनीति जातियों के आधार पर होती हो और वहां आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा हो, वहां हर कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ विचारधारा की नहीं, निशाना कहीं और है। दरअसल अंबेडकर की सबसे ज्यादा चर्चा आरक्षण को लेकर होती है और आरक्षण के नाम पर SC/ST का वोट मिलता है, तो नाम अंबेडकर का है और नजर वोट पर। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भारत संविधान बनाने में काफी बड़ा योगदान रहा है, ये आप सभी जानते हैं। उनके योगदान की अगर हम बात करें तो अंबेडकर दलितों की पहचान, दलितों के मसीहा के रूप में है। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ विरोध किया था। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए कानून मंत्री का पद तक छोड़ दिया था। और आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहेब की जयंती पर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार की अगर बात कर लीजिए तो बिहार में भी सभी पार्टियों ने अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सहित जीतन राम मांझी की पार्टी और जो बाकी सियासी दल हैं उन्होंने भी ये कार्यक्रम आज किए थे।
सवाल है कि बाबा साहेब को अपना बताने की इतनी होड़ पार्टियों के अंदर आखिर क्यों मची हुई है, तो अब आप इसे समझ लीजिए। दरअसल दलित वर्ग के लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। और आबादी की अगर बात करें तो बिहार में अनुसूचित जाति की जो आबादी है वो 19% है। और अगर आप सीटों के लिहाज से देखें तो बिहार में 38 ऐसी सीटें हैं जो एससी के लिए आरक्षित की गई हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 38 में से 21 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, जबकि 17 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, तो जितने भी दल हैं उन सभी की जो नजर है वो इसी 19% दलित वोट पर है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों में अंबेडकर को अपना बताने की होड़ मची हुई है। खैर, सियासत को छोड़कर आप ये जान लीजिए कि बिहार में अनुसूचित जाति से 3 मुख्यमंत्री अब तक बने हैं। पहले मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री, दूसरे राम सुंदर दास और तीसरे जितन राम मांझी। और अब आज की अगर हम बात कर ले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी पार्टियों की तरफ से कार्यक्रम आयोजित कर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा और हिंदुओं के पलायन के बाद जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है वक्फ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और वक्फ बिल को लेकर विपक्ष का तुष्टीकरण का एजेंडा पंचर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह बयान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर हरियाणा के हिसार में दिया है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जयंती के मौके पर वक्फ कानून का जिक्र करते हुए विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने ऐसा वक्फ एक्ट बनाया जिसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी और ये काम कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए किया था। कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे पर भी निशाना साधा। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी की बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि खुद अंबेडकर मानते थे कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए और लाखों लोगों की लाशों पर देश का बंटवारा हुआ। आजादी के 77 साल बाद आज इसी तुष्टीकरण की नीति की वजह से मुर्शिदाबाद की स्थिति बेहद भयानक बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप कांग्रेस पर पीएम के तुष्टीकरण के आरोप वाली खबर को समझिए। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से देश भर में सीएए कानून का शाहीन बाग मॉडल पर विरोध किया गया था और सीएए को मुस्लिम विरोधी बताकर दिल्ली में दंगा भी हुआ। वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी अब बताया जा रहा है। जब से बिल आया है उसके बाद से प्रदर्शन भी जारी है। देखिए, खुद अंबेडकर ये मानते थे कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही 1947 में बंटवारा हुआ था। भारत के 2 टुकड़े हुए, लाखों लोगों की लाशों पर देश का बंटवारा किया गया। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने इसी का आरोप लगाया है और जिस तुष्टीकरण ने देश के 2 टुकड़े किए, आजादी के 77 साल बाद इसी तुष्टीकरण की वजह से अभी मुर्शिदाबाद की स्थिति जो है काफी ज्यादा खराब है। वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पीएम ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का भी जिक्र किया। कर्नाटक में ठेकों में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया है। ये बातें पीएम मोदी ने जनता के सामने रखते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। देखिए, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे।
मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि इन सभी बातों से पीएम मोदी आखिर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस ने ओबीसी का हक छीना है, पीएम मोदी का ये कहना है। ओबीसी का हक छीनकर वोट बैंक को दे दिया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। उनकी तरफ से ये बड़ा आरोप कांग्रेस पर तुष्टीकरण का लगाया गया है। बढ़ेंगे आगे और अब बात अगली खबर की। झारखंड सरकार के मंत्री हाफिजुल अंसारी के उस विवादित बयान की करते हैं जिससे झारखंड में अभी सियासी भूचाल मच गया है। मंत्री हाफिजुल अंसारी ने यह कहा कि उनके लिए संविधान से बड़ा शरीयत कानून है, पहले शरीयत पकड़ेंगे फिर संविधान। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी को संविधान नहीं शरिया कानून चाहिए, क्योंकि बीजेपी यही कहकर उन पर निशाना साध रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हफीजुल को संविधान नहीं शरिया कानून चाहिए। सीएम हेमंत के मंत्री को इस्लामिक कानून पसंद है। संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं हफीजुल। शरीयत कानून की डिमांड सियासी घमासान। ये हैं झारखंड सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ जेएमएम के नेता हफीजुल हसन अंसारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिम्मा संभाल रहे हफीजुल हसन अंसारी को भारतीय संविधान की तुलना में इस्लामिक शरीयत कानून ही ज्यादा पसंद है। ये आरोप बीजेपी के उन नेताओं का है जो मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के उस बयान पर हमलावर हैं जिसमें उन्होंने कट्टर और कठोर शरीयत कानून में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। एक इंटरव्यू में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि मेरे लिए शरीयत बड़ा है, हम कुरान शरीफ को सीने में रखते हैं, पहले शरीयत पकड़ेंगे फिर संविधान, मेरे इस्लाम में शरीयत बड़ा है। इस बयान पर बीजेपी कह रही है कि हफीजुल के दिल में जिन्ना बसते हैं। इससे यह साबित हो चुका है कि इनका संविधान के प्रति जो प्रेम है, संविधान के प्रति जो श्रद्धा है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। यह साबित हो चुका है कि इनके मुंह में जो है बाबा साहब है, पर दिल में इनके जो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब बसते हैं। शरीयत कानून के प्रति प्यार जाहिर कर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी चौतरफा घिर गए हैं। गिरिडीह में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हफीजुल पर निशाना साधा और शरिया कानून को भारत के संविधान से ऊपर बताने पर मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग कर दी। इस पर कांग्रेस अपने ही मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का बचाव करते नजर आई। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित तो संविधान को वो नहीं मानता है, संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। ये कहीं उनका तात्पर्य नहीं था कि वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान के रक्षक हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस संविधान की पूजा होती है उस पर टिप्पणी कर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी बुरे फंसते नजर आए। जब दबाव बढ़ने लगा और सवाल खड़े होने लगे तो मंत्री जी खुद मीडिया के सामने आकर सफाई देने लगे। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैच्यू देखिएगा, उनके हाथ में संविधान है। कठोर शरिया कानून में श्रद्धा रखने वाले मंत्री हफीजुल हसन अंसारी बाद में बैकफुट पर नजर आए। संविधान बड़ा या शरिया, इस सवाल पर ये कहा कि उनके लिए दोनों बराबर है। ऐसे में देखना होगा कि मंत्री हफीजुल अंसारी के बयान से सुलगी ये सियासत आगे क्या रूप लेती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा, गौरव झा और गिरिडीह संवाददाता इजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में